नमस्कार। ऑल्टरनेटिंग करंट में पिछले क्लास में हम लोगों ने एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, मीन स्क्वायर करंट और अंत में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है इसकी बात किया था। और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट का फिजिकल इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश किया था कि ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में ऑल्टरनेटिंग करंट का जो आरएमएस वैल्यू होता है वो एक तरह से उस ऑल्टरनेटिंग करंट का इफेक्टिव डीसी वैल्यू होता है। अगर किसी रजिस्टर में सेम टाइम तक, किसी गिवन टाइम टी तक कोई ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करे और उसी रजिस्टर में उतने ही देर तक आरएमएस वैल्यू का कोई कांस्टेंट यूनिडायरेक्शनल डीसी करंट फ्लो करे, डायरेक्ट करंट फ्लो करे, तो उसके द्वारा उस रजिस्टर में प्रोड्यूस्ड हीटिंग इफेक्ट उतना ही होता है जितना कि उतने देर में उस ऑल्टरनेटिंग करंट के द्वारा होता है। और इस तरह से हम लोगों ने फाइनली ये इंटरप्रेट किया था कि आरएमएस ऑल्टरनेटिंग करंट का एक कंप्लीट साइकिल में इफेक्टिव डीसी वैल्यू है। अगर ऑल्टरनेटिंग करंट के बदले में हमें कोई एक कांस्टेंट डीसी फ्लो करता हुआ मानना है सर्किट में, रजिस्टर में, तो हम आरएमएस लेकर के काम कर सकते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ सिंपल ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स को डिस्कस करेंगे। एन ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली, कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, containing inductor only, containing resistor and capacitor, containing resistor and inductor, containing L, C and R all etc etc। तो इनकी बातें हम लोग करेंगे। और सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एन एसी सर्किट, एन ऑल्टरनेटिंग करंट circuit, AC means alternating current circuit containing a resistor only, a resistor only। तो मान लीजिए एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R। रजिस्टर मीन सिंपली कोई कंडक्टर। एवरी कंडक्टिंग वायर, एवरी कंडक्टर विल हैव सम रेजिस्टेंस। इन दैट सेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ रजिस्टर। सपोज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रजिस्टर इज R ओम। R ओम का ये रजिस्टर है और इस रजिस्टर के एंड्स के बीच हम लोग एक ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स कनेक्ट कर देते हैं। और पिछले क्लास में मैंने बताया था कि ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्स को कैसे दिखाते हैं। तो एक ऐसा सर्कल जैसा बनाते हैं और उसके अंदर साइन का कर्व बना देते हैं, मतलब साइनोसॉइडल ईएमएफ हम लोग अप्लाई कर रहे हैं इस रजिस्टर के एंड्स के बीच। सपोज कीजिए द अप्लाइड ईएमएफ, द अप्लाइड साइनोसॉइडल ईएमएफ इज ऑफ द नेचर E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। तो आप देख सकते हैं कि अप्लाइड ईएमएफ बिटवीन द एंड्स ऑफ द रजिस्टर वो टाइम का साइनोसॉइडल फंक्शन है, मतलब इसका वैल्यू अलग अलग टाइम पर अलग अलग होगा। तो इसके क्रॉस अलग अलग टाइम पर अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंसेस होगी, तो अलग अलग टाइम पर करंट का वैल्यू भी अलग अलग होगा। और ये साइनोसॉइडल है तो पेरियोडिकली
इसका साइन भी चेंज करेगा। 0 से पाई के बीच ये पॉजिटिव वाले साइड में होगा और पाई से 2 पाई के बीच नेगेटिव वाले साइड में होगा। तो एक ऐसा करंट फ्लो करेगा जिसका मैग्नीट्यूड अलग अलग टाइम पर अलग अलग होगा, हुज मैग्नीट्यूड विल वेरी विथ टाइम एंड हुज डायरेक्शन विल रिवर्स पीरियोडिकली। और ऐसे करंट को हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो किसी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, अलग अलग टी पर करंट अलग अलग है, लेकिन किसी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पर सर्किट में फ्लो करने वाले करंट का जो वैल्यू है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। तो मान लेते हैं कि इंस्टेंटेनियस करंट है सर्किट में I, किसी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पर सर्किट में फ्लो करने वाले करंट का वैल्यू है I। और अभी ये वाला साइड पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। हाफ साइकिल के बाद ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ऑल्टरनेटिंग नेचर का ईएमएफ होने की वजह से, बिकॉज वो अपना डायरेक्शन पीरियोडिकली रिवर्स करेगा। तो अगर अभी ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये हाई पोटेंशियल पर है, ये लो पोटेंशियल पर है कंपैरेटिवली, तो करंट जाएगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा I। और एक बार किरचॉफ का लूप लॉ लगा लें, इस पूरे सर्किट में एक बार घूम जाए, और यहाँ से मान लीजिए घूमना शुरू करते हैं और हम लोग क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। तो किरचॉफ का लूप लॉ अगर लगाएंगे तो यहाँ से यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, IR। मैं बताया था कि करंट के डायरेक्शन में IR ड्रॉप हम लोग पॉजिटिव लेंगे, बिकॉज हम लोग इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल लिखा करेंगे। ये बात हम लोगों ने पहले चैप्टर में जहाँ किरचॉफ लॉ डिस्कस कर रहे थे वहाँ बताया था। और जब इधर से घूमते घूमते आप यहाँ आएंगे तो पहले आपको इसका निगेटिव टर्मिनल मिल गया, तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे E0 साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया I इज इक्वल टू E0 अपॉन R साइन ओमेगा टी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। तो सर्किट में फ्लो करने वाला करंट भी साइनोसॉइडल आ गया, मतलब कि एक ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा। और आप देख लीजिए हम लोगों ने जो ईएमएफ अप्लाई किया था उसका टाइम के साथ वेरिएशन कैसा था, t इज इक्वल टू 0 पर ईएमएफ वाज 0, और उसके बाद उसका साइनोसॉइडल वेरिएशन था, और करंट भी वैसा ही आ गया। मतलब अगर ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट में सिर्फ रेजिस्टर हो, कैपेसिटर और इंडक्टर नहीं हो, तो अप्लाइड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, अप्लाइड ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और रिजल्टिंग करंट इन द सर्किट, ये दोनों सेम फेज में होते हैं। जब अप्लाइड वोल्टेज 0 होगा तो करंट भी 0 होगा, जिस समय अप्लाइड वोल्टेज मैक्सिमम होगा उस समय करंट भी मैक्सिमम होगा, फिर जब ये 0 होगा तो ये भी 0 होगा। जिस समय वोल्टेज अपनी पोलैरिटी बदलेगी उसी समय करंट भी अपनी पोलैरिटी बदलेगी, अपना डायरेक्शन बदलेगा, रिवर्स करेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में फिर वैसे ही होगा। तो करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं, दे आर इन फेज, दोनों का फेज इक्वल होगा, सेम होगा एट ऑल टी, अगर ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस हो। अब हम लोग एक ऐसा ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट डिस्कस करना चाहेंगे विच कंटेन्स ओनली कैपेसिटर।
So an alternating current circuit containing a capacitor only, containing a capacitor only। तो देखिए ऐसा ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट जिसमें सिर्फ कैपेसिटर होगा, इंडक्टर और रेजिस्टर नहीं होगा, सर्किट में कोई इंडक्टेंस नहीं है, और हम लोग ये मान रहे हैं कि सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये जो कनेक्टिंग वायर्स हैं दे आर supposed to be resistanceless। तो यहां रेजिस्टर की जगह पर सिर्फ कैपेसिटर है, इस रेजिस्टर की जगह पर सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर है। So an alternating current circuit containing a capacitor only। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C। और अब देखिए शुरू में कैपेसिटर जो था वो अनचार्ज्ड था, लेकिन जैसे ही हम लोग ऐसा एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करेंगे, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और शुरू में मान लीजिए ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो कैपेसिटर का ये वाला प्लेट हाई पोटेंशियल पर चला जाएगा और ये वाला प्लेट कंपैरेटिवली लो पोटेंशियल पर चला जाएगा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शुरू में ये अनचार्ज था, इसका पोटेंशियल 0 था और यहां का पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो ये कंडक्टिंग प्लेट है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जिस पर निगेटिव चार्ज होता है, एंड निगेटिव चार्जेस फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो इस वाले प्लेट से निकल करके इलेक्ट्रॉन आएगा और इस वाले प्लेट पर जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा। तो शुरू में ये प्लेट न्यूट्रल था और इससे कुछ निगेटिव चार्ज आउटफ्लो कर गया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता चला जाएगा और इस पर निगेटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा। और ऐसा होने के दरमियान किसी आर्बिट्ररी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पर सपोज करते हैं कि इस वाले प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज है और इस वाले प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज है, और जब तक कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड नहीं होगा, जब तक इसका पोटेंशियल यहां के पोटेंशियल के बराबर नहीं होगा, ऐसा डीसी सोर्स जब जोड़ते थे तो कहते थे, यहां थोड़ा मामला अलग होगा, लेकिन वहां भी क्या बोलते थे कि जब तक कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाता रहेगा, तब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा, तब तक सर्किट में करंट होगी। तो अगर डीसी सोर्स जोड़ते थे तब भी जब तक कैपेसिटर के प्लेट पर चार्ज जाता रहता था, चार्जिंग की प्रक्रिया चलती रहती थी, तब तक सर्किट में करंट होता था। यहां तो शायद ऑलवेज एक करंट हम लोगों को मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर से इधर अभी जा रहे हैं तो करंट उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ऐसा एक करंट भी होगा। सपोज कीजिए इंस्टेंटेनियस करंट इज I। अब फिर पिछले बार की तरह एक बार हम लोग क्लॉकवाइज घूम जाएं इस सर्किट में और किरचॉफ का लूप लॉ लगाएं। व्हाट डू वी गेट, यहां से यहां अगर जाएंगे तो प्लस क्यू बाई सी माइनस ई नॉट साइन ओमेगा टी इज 0। तो ये आ जाएगा क्यू बाई सी इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, दैट implies Q is E naught C
साइन ओमेगा टी। और कैपेसिटर के प्लेट पर का चार्ज, ये तो किसी आर्बिट्ररी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पर कैपेसिटर के प्लेट पर का चार्ज है, और ये टाइम का साइनुसॉइडल फंक्शन है। इसका मतलब हुआ कि कैपेसिटर के प्लेट पर का चार्ज टाइम के साथ बदलेगा, चेंज करेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्यू विथ टी, डी क्यू बाई डी टी, और वो होगा इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट। तो डी क्यू बाई डी टी, तो ई नॉट और सी तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डिफरेंशियल ऑपरेटर के। और साइन ओमेगा टी को पहले ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर ओमेगा टी को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये डिफरेंशिएट होकर के आ जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो डी क्यू बाई डी टी को अगर हम लोग आई लिख दें तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू ई नॉट टाइम्स सी ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और अगर हम लोग इसको थोड़ा रीअरेंज कर दें, देन व्हाट वी कैन राइट इज आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन 1 बाई सी ओमेगा। ई नॉट अपॉन 1 अपॉन सी ओमेगा, तो सी ओमेगा ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में और ऐसा हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। और कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अब जरा देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, इस इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए साइन थीटा तो जस्ट एक नंबर होगा, इसको तो कोई डायमेंशन होगा नहीं। तो इस क्वांटिटी का डायमेंशन वही होना चाहिए जो इसका है। सो इट शुड बी करंट, और करंट को डायमेंशन होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस का। इसका मतलब 1 अपॉन सी ओमेगा को डायमेंशन है रेजिस्टेंस का। हियर 1 अपॉन सी ओमेगा हैज डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस, डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये एक तरह से कैपेसिटर के द्वारा ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स को, कैपेसिटर के द्वारा ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को ऑफर किया गया रेजिस्टेंस है, और इसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और चूंकि इसका डायमेंशन वही है जो रेजिस्टेंस का है, तो इसको ओम में ही मेजर करेंगे। एंड इट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसको बोलते हैं, यूजुअली डिनोटेड बाय, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं XC से। XC, its SI unit is ohm, its SI unit is ohm। इसका भी SI यूनिट ओम होगा, बिकॉज दिस इज सिंपली रेजिस्टेंस। ओके, अब यहां पर 2-3 चीजें आप देखें। आई हमारा क्या आ गया, आई आ गया ई नॉट अपॉन XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। दैट इंप्लाइज आई इज इक्वल टू, इसको आई नॉट लिख सकते हैं, ये करंट है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। यहां
दो बातें इंपॉर्टेंट हैं और वर्थ डिस्कसिंग हैं। पहली चीज, किसी कैपेसिटर के द्वारा उस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच अप्लाई किए गए वोल्टेज को कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना ऑफर किया जा रहा है, 1/C ओमेगा। और अगर डायरेक्ट करंट सोर्स मतलब डीसी वोल्टेज अप्लाई किया जाए यहां पर, तो उसका ओमेगा विल बी 0। उसकी तो कोई एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी नहीं, वो तो अपना वैल्यू समय के साथ बदल नहीं रहा है। तो ओमेगा जब 0 होगा तो डायरेक्ट करंट सोर्स को ऑफर किया गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट होता है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वंस द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड इट स्टॉप्स द पैसेज ऑफ डायरेक्ट करंट। वो डायरेक्ट करंट के पैसेज को रोक देता है। तो अगर डीसी सोर्स आप जोड़ेंगे तो कैपेसिटर जैसे ही फुल्ली चार्ज हो जाएगा उसके बाद सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ये इसके बराबर पोटेंशियल पर आ जाएगा, ये इसके बराबर पोटेंशियल पर आ जाएगा और करंट विल बिकम 0। तो कैपेसिटर के द्वारा डायरेक्ट करंट सोर्स को इनफाइनाइट कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफर किया जाता है। और अल्टरनेटिंग करंट सोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी जितनी अधिक होगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस उतना कम होगा, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस उतना ज़्यादा होगा। और दूसरा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया जाए किसी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच, तो सर्किट में करंट फ्लो करता रहता है। एट एवरी मोमेंट ऑफ टाइम यू कैन गेट अ करंट इन द सर्किट। लेकिन सर्किट में किसी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम पर जो करंट है और उस मोमेंट ऑफ टाइम पर का जो अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज है वो दोनों सेम फेज में नहीं होते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह। आप देखिए, अप्लाइड वोल्टेज ऐसा है तो किसी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम टी पर अप्लाइड वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी। फेज को कंपेयर करने के लिए अगर वोल्टेज और करंट का फेज कंपेयर करना है तो वोल्टेज अगर साइनोसॉइडल फंक्शन है तो करंट को भी साइनोसॉइडल फंक्शन पहले बना दीजिए, दोनों को साइन फंक्शन के रूप में लिखिए। अगर एक को आप साइन फंक्शन के रूप में लिखे हुए हैं और एक को कोसाइन फंक्शन के रूप में लिखे हुए हैं तो शुरू में ही आपने π/2 का फेज डिफरेंस दोनों के बीच डाल रखा है, तो आप उनके फेजेस को आसानी से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो अगर फेजेज कंपेयर करना है तो इधर दोनों को साइन फंक्शन के रूप में लिखिए या दोनों को कोसाइन फंक्शन के रूप में लिखिए। यहाँ हमने दोनों को साइन फंक्शन के रूप में लिखा है। ये भी साइनोसॉइडल फंक्शन है और करंट भी साइनोसॉइडल फंक्शन है, और तब फेज हम लोग इसको बोलेंगे। तो किसी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम टी पर वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी और करंट का फेज है ओमेगा टी प्लस π/2। तो किसी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम पर वोल्टेज का जो भी फेज होगा, करंट का फेज वोल्टेज के फेज से π/2 लीड करेगा। ये फेज में लीड करने का क्या मतलब हुआ, आगे रहने का क्या मतलब हुआ? मतलब ऐसा एसी सर्किट जिसमें सिर्फ कैपेसिटर हो, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया गया हो, वैसे सर्किट में अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज और रिजल्टिंग करंट ये दोनों सेम फेज में नहीं होते हैं। उनके बीच 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है और करंट वोल्टेज से फेज में लीड करता है, प्लस π/2 आगे रहता है, लीड करता है। या कहें वोल्टेज करंट से फेज में π/2 लैग करता है। ये इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस समय वोल्टेज 0 होगा,
जैसे t इज इक्वल टू 0 पर ओमेगा टी 0, साइन 0 डिग्री 0, E विल बी 0, लेकिन उस समय करंट मैक्सिमम होगा, I बराबर I नॉट हो जाएगा, क्योंकि t बराबर 0 पर ये 0 और साइन 91। तो जिस समय वोल्टेज 0 होगा करंट मैक्सिमम होगा, तो वोल्टेज का फेज 0, उस समय करंट का फेज 90, और जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट 0 से मैक्सिमम और मैक्सिमम से 0 हो जाएगा, तो जिस समय इसका फेज 90 होगा इसका फेज पाई हो जाएगा। सो देयर इज ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई 2 between the applied alternating voltage and resulting current, and current leads in phase to the applied voltage by 90 degree। तो अगर हम लोग एक ही ग्राफ में दोनों को दिखाएं, इस वाले एक्सिस पर ओमेगा टी दिखाएं, चाहे टी दिखाएं कुछ भी, और इस वाले एक्सिस पर आई और ई कुछ भी, तो हम लोग एक कलर से ई दिखा रहे हैं और दूसरे कलर से आई दिखाएंगे। तो ई तो हमारा साइनोसॉइडल है, ई का वेरिएशन तो ऐसा होगा, दिस इज वेरिएशन ऑफ ई, लेकिन आई जो है जिस समय ई 0 है उस समय आई मैक्सिमम है, तो आई जो है उसका वेरिएशन कुछ ऐसा होगा, ये आई है, और करंट और वोल्टेज दोनों के बीच 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा वैसे ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट में विच कंटेन्स कैपेसिटर ओनली। अगर हम लोग एक ऐसे ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट की बात करें विच कंटेन्स इंडक्टर ओनली, which contains inductor only, there is some inductance in the circuit across the applied alternating voltage, but there is no resistance at all, there is no capacitance at all in the circuit. The capacitance in the circuit is 0, the resistance in the circuit is 0, only some inductance is there in the circuit. Then what will happen? Will the current and the applied voltage be in phase? If not, then what will be the phase difference, and which will lead in phase and which will lag in phase? Whether current leads in phase to voltage or voltage leads in phase to current, what happens? This we want to examine in an AC circuit that contains an inductor only, that contains an inductor only. So let us see. An AC circuit containing an inductor only, यहाँ पर सिर्फ एक कॉइल है, इंडक्टर है। हालांकि आप कह सकते हैं कि जो कॉइल का मटेरियल होगा, कंडक्टिंग मटेरियल जो भी होगा, उसका अपना एक कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा। हाउ कैन यू टेल that there is no resistance at all in the circuit? तो हम लोग ये मान रहे हैं कि बहुत कम रेजिस्टेंस का वो मटेरियल है और सर्किट का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबली स्मॉल है, वैनिशिंगली स्मॉल है। सो जो भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट प्रोड्यूस होने जा रहा है दैट इज ड्यू टू इंडक्टेंस ओनली, और द रेजिस्टेंस इन द सर्किट, no matter whether it is the resistance of this coil or the resistance of the connecting wires, they are very 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 small, negligibly small, vanishingly small। ये एक आइडियल एजम्पशन जैसा लेकर के हम लोग काम करने जा रहे हैं, और अगर एज्यूम कर लें कि देयर इज नो रेजिस्टेंस एट ऑल इन द सर्किट, ओनली some inductance is there, and
an alternating voltage is applied across that inductor, then what will happen? अब देखिए, जैसे ही आप एक ऐसा अल्टरनेटिंग वोल्टेज इस इंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? t इज इक्वल टू 0 पर तो ये 0 है, लेकिन उसके बाद इसका वैल्यू बढ़ना शुरू होगा। साइनोसॉइडल है ना, 0 है और उसके बाद ऐसे बढ़ना शुरू होगा, मैक्सिमम होगा, फिर घटना शुरू होगा। तो ये बढ़ना शुरू होगा, तो अभी मान लीजिए कि 0 वोल्ट है, 1 वोल्ट हो, 2 वोल्ट हो, 3 वोल्ट हो, तो जब बढ़ना शुरू होगा और ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो इस डायरेक्शन में ये करंट को बढ़ाना चाहेगा। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ एंड फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो करंट फ्लो करेगा उस करंट का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड का इस इंडक्टर के डिफरेंट लूप्स के द्वारा एनक्लोज्ड एरिया के साथ फ्लक्स टाइम के साथ चेंज करेगा, जिसके कारण इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगी और ये खुद एक बैटरी की तरह बिहेव करना शुरू करेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी ऐसी होगी, उसका डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो अपने इंड्यूस करने वाले एजेंट का ही, कॉज का ही विरोध करेगा। तो ये चाह रहा है इस डायरेक्शन में करंट को बढ़ाना, तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसा होगा कि वो करंट को घटाना चाहेगा, तो वो उल्टे डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाना चाहेगा। मतलब ये जो बैटरी बनेगा वो कुछ इस तरह का बैटरी बनेगा और इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ ये इस तरफ करंट फ्लो करवाना चाहेगा अपनी वजह से। और इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये होगा L टाइम्स, अगर इसका इंडक्टेंस L है और इस करंट का टाइम के साथ चेंज करने का रेट di/dt है, तो ये होता है L टाइम्स di/dt। तो अब अगर हम लोग एक बार इस सर्किट में घूम जाएं क्लॉकवाइज और किरचॉफ का लूप लॉ लगा लें, तो यहां से यहां जाएंगे तो पहले पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है इसका, ये बैटरी की तरह बिहेव करेगा, तो पॉजिटिव साइन के साथ हम लोग लिखेंगे L di/dt और इसका पहले निगेटिव टर्मिनल मिल जाएगा, तो -E0 साइन ओमेगा t is 0। दैट implies L di/dt is E0 sin omega t। That implies di is equal to E0/L sin omega t dt। और दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रल साइन लगा देते हैं और इंटीग्रल को इनडेफिनिट रहने देते हैं जानबूझ करके। दैट इंप्लाइज इंटीग्रल di इज इक्वल टू E0/L इंटीग्रल साइन ओमेगा t dt, और ये हो जाएगा di का इंटीग्रल i, और ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा t बाई ओमेगा। तो ओमेगा को आप बाहर ले सकते हैं इंटीग्रल ऑपरेटर के, सो दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू E0/ओमेगा/L माइनस कॉस ओमेगा t माइनस कॉस ओमेगा t प्लस c, because this is indefinite integral where c is constant of integration, where c डैश ले लेते हैं because c कैपेसिटेंस से कंफ्यूज कर सकते हैं हम लोग, where c डैश is constant of integration, constant of integration। Now let us see, ये जो है हम लोगों ने कैसा वोल्टेज अप्लाई किया है, साइनोसॉइडल ऑल्टरनेटिंग, जिसका एक साइकिल में एवरेज वैल्यू 0 होगा।
बिकॉज एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस ओमेगा टी इन वन साइकिल इज 0। और जब साइनोसॉइडल वोल्टेज अप्लाई किया है हम लोगों ने, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा करंट भी साइनोसॉइडल ही होगा। तो करंट के वेरिएशन का नेचर साइनोसॉइडल होगा। देयर मे बी ए फेज डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड द करंट, बट द ओवरऑल नेचर ऑफ द करंट इज लाइकली टू बी साइनोसॉइडल। और अगर साइनोसॉइडल करंट होगा तो एक टाइम पीरियड में, एक साइकिल में करंट का भी एवरेज वैल्यू 0 होगा। तो एक कंप्लीट साइकिल में करंट का भी एवरेज वैल्यू 0, कॉस ओमेगा टी का भी एवरेज वैल्यू 0। तो वो अगर हम लोग यहां पर कंडीशन रखें तो एवरेज वैल्यू ऑफ दिस सी डैश शुड कम आउट टू बी इक्वल टू 0। So average value of current in one cycle is 0. Average value of cos omega t in one cycle is 0. So C dash should be 0. So what do we get? हम लोगों को क्या मिलता है? Let us see. हम लोग लिख सकते हैं I is equal to E naught अपॉन ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी। माइनस कॉस ओमेगा टी को हम लोग लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। और ये तो डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस है। तो अगर ये करंट है तो इसको भी करंट होना पड़ेगा डायमेंशनल होमोजेनिटी के लिए। तो ये वोल्टेज है, सो इट शुड हैव the dimensions of resistance. Here omega L has dimensions of resistance, और इसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इट इज यूजुअली, इंडक्टिव रिएक्टेंस को यूजुअली हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय XL। और चूंकि रेजिस्टेंस ही का डायमेंशन इसको है तो इसका ऐसा यूनिट भी, एंड इट्स SI यूनिट इज ओम। इसका भी SI यूनिट ओम होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू E नॉट अपॉन XL साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। और इसको हम लोग लिख दे सकते हैं वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस इज करेंट, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। और देखिए इंडक्टर के द्वारा ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को ऑफर किया गया रेजिस्टेंस ओमेगा एल होता है, जो कि इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। और अगर ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट में सिर्फ इंडक्टर हो, सिर्फ एक इंडक्टेंस हो, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस नहीं हो सर्किट में, तो वैसी हालत में भी applied alternating voltage and the resulting current in the circuit, ये दोनों सेम फेज में नहीं होते हैं। Here also there is a phase difference of pi by 2। उन दोनों के बीच applied alternating voltage और resulting alternating current दोनों के बीच 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, बिकॉज वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी और करंट का फेज है ओमेगा टी माइनस 90। लेकिन प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, करंट का फेज वोल्टेज के फेज से 90 डिग्री लैग करता है, पीछे रहता है, या वोल्टेज करंट से फेज में 90 डिग्री लीड करता है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो अब देखिए, अगर हम लोग एक एक्सिस पर प्योर इंडक्टिव सर्किट में टाइम प्लॉट करें
और एक एक्सिस पर या तो वोल्टेज या करंट कुछ भी प्लॉट करें, तो वोल्टेज का टाइम के साथ ग्राफ तो साइनोसॉइडल है, बट करंट लैग्स इन फेज टू वोल्टेज बाय 90 डिग्री, तो करंट का ग्राफ कुछ ऐसा होने वाला है, ये करंट का ग्राफ होगा। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट का टाइम के साथ वेरिएशन और वोल्टेज का टाइम के साथ वेरिएशन, जब वोल्टेज 0 होगा तो करंट मैक्सिमम होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, पोलैरिटी में। तो ये संबंध होता है दोनों में, अप्लाइड वोल्टेज और करंट में। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ना चाहेंगे कि अभी तक तो हम लोगों ने ये देखा कि अगर ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस हो, सिर्फ कैपेसिटेंस हो, सिर्फ इंडक्टेंस हो, अगर इसमें से कोई दो सर्किट एलिमेंट एक साथ प्रेजेंट हो या तीनों एक साथ प्रेजेंट हो, देन व्हाट विल हैपन। और वैसे सर्किट्स में आपके इम्तिहान में, मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में यूजुअली क्या पूछा जाएगा, क्या निकालने को कहा जाएगा, कैसे सवाल पूछे जाएंगे। तो इसके पहले कि हम लोग इस तरह का सर्किट्स डिस्कस करना शुरू करें जिसमें कि एक से ज़्यादा सर्किट एलिमेंट्स हमारे सर्किट में एक साथ प्रेजेंट होंगे, रेजिस्टर और कैपेसिटर एक साथ प्रेजेंट हो सकता है, रेजिस्टर इंडक्टर एक साथ प्रेजेंट हो सकता है, तीनों एक साथ प्रेजेंट हो सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये तीनों मिलकर के या कोई दो सर्किट एलिमेंट आपस में मिलकर के अप्लाइड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को नेट रेजिस्टेंस क्या ऑफर करेंगे। और ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट में जब एक से ज़्यादा सर्किट एलिमेंट्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ हम लोग सिर्फ सीरीज सर्किट्स की बात करेंगे, आपके स्टैंडर्ड में, आपके एग्ज़ाम में, नीट में, AIPMT में, मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में सीरीज सर्किट ही पूछा जाएगा, बिकॉज पैरेलल AC सर्किट्स को डिस्कस करने में थोड़ी मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है 12 के स्टैंडर्ड में डिस्कस करना। इसलिए यूजुअली लोग सीरीज सर्किट्स ही पूछते हैं और हम लोग यहाँ पर सीरीज सर्किट्स को ही डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले कि हम लोग वो बातें डिस्कस करना शुरू करें, दो प्रिलिमिनरी बातें मैं करना चाहूँगा। एक ये कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो, इंडक्टिव रिएक्टेंस हो, दे आर ऑल इन ट्रू सेंस रेजिस्टेंसेस। One is resistance offered by capacitor, one is resistance offered by inductor, one is resistance offered by a resistor. So they are all resistances, और रेजिस्टेंस अपने आप में स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट का ब्यूटी ये होता है कि हैं तो ये स्केलर्स, लेकिन चूंकि अप्लाइड वोल्टेज और रिजल्टिंग करंट ये दोनों ऑलवेज फेज में नहीं होते हैं, सिर्फ प्योर रेजिस्टिव सर्किट में ही फेज में होते हैं। अगर इंडक्टर या कैपेसिटर या दोनों सर्किट में आ गए, देन द करंट एंड द अप्लाइड वोल्टेज कैन नॉट बी इन फेज। ऑलवेज अप्लाइड वोल्टेज और रिजल्टिंग करंट में एक फेज डिफरेंस होगा, और उस फेज डिफरेंस के होने की वजह से बावजूद इसके कि ये स्केलर क्वांटिटीज हैं, ये सारे एक साथ अगर प्रेजेंट हैं किसी ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट में, तो ये सब के सब मिल करके सर्किट को नेट रेजिस्टेंस क्या ऑफर करेंगे,
वो आपस में ऐड होते हैं वेक्टर की तरह, वही फॉर्मूला ओबे करते हैं जो वेक्टर में, जैसे दो वेक्टर अगर थीटा एंगल पर है तो रिजल्टेंट होता है अंडर रूट फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इंटू दोनों के बीच के एंगल का कॉस। तो उसी तरह से जैसे यहाँ क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस अगर सिर्फ है, इफ द सर्किट इज प्योरली ए रेजिस्टिव सर्किट, अगर सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस प्रेजेंट है तो चूंकि करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, तो अगर रेजिस्टेंस के रजिस्टर के द्वारा ऑफर किए गए रेजिस्टेंस को हम लोग ऐसे दिखाएं आर, इसके ऊपर वेक्टर साइन नहीं देंगे, है एक्चुअली ये स्केलर, लेकिन फेज डिफरेंस होने की वजह से टोटल या नेट रेजिस्टेंस, जिसको कि इंपीडेंस बोलते हैं, इन सारे सर्किट एलिमेंट्स के द्वारा ऑफर किया गया जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो एक साथ इंपीडेंस बोला जाता है। तो ये सारे सर्किट एलिमेंट्स मिलकर के ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स के क्रॉस नेट इंपीडेंस क्या ऑफर करेंगे, ये निकालने के लिए ये ऐड होते हैं लाइक वेक्टर्स, बट दे आर नॉट वेक्टर्स, बी केयरफुल। तो करंट और वोल्टेज दोनों फेज में हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, लेकिन अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो वोल्टेज का फेज रेजिस्टेंस के लॉन्ग हम लोग एज्यूम अगर करें दिमाग में, तो करंट का फेज जो होगा प्योर कैपेसिटिव सर्किट में, अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तब, रेजिस्टेंस नहीं है तब, वोल्टेज के तुलना में करंट का फेज 90 डिग्री लीड करेगा और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को ऐसे दिखाते हैं और इंडक्टिव रिएक्टेंस को 90 डिग्री लैग करता हुआ दिखाते हैं इस तरह से। और अगर सिर्फ रेजिस्टर और इंडक्टर है तो ये दोनों मिलकर के सर्किट में नेट इंपीडेंस ऑफर करेगा। ये दोनों 90 डिग्री पर है तो वेक्टर की तरह ऐड कर दीजिए अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल होल स्क्वेयर। और अगर ये दोनों है तो नेट इंपीडेंस हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस 1 बाई ओमेगा सी होल स्क्वेयर। और अगर तीनों है तो मान लीजिए ये इससे ज़्यादा है तो इस तरफ हो जाएगा 1 बाई ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल, ये ज़्यादा है ये कम है तो दोनों ऐड करके नेट इधर और आर इधर और वो दोनों 90 पर, और फिर उसको वेक्टर की तरह ऐड कर देंगे। तो ये बातें नेट इम्पीडेंस निकालने के लिए ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट में हमें ये बातें दिमाग में रखनी हैं। तो जैसे एन ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंटेनिंग ए रेजिस्टर एंड अ कैपेसिटर, अ रेजिस्टर एंड अ कैपेसिटर, अ कैपेसिटर। तो एक रेजिस्टर है और एक कैपेसिटर है और इसके क्रॉस आपने एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, कैपेसिटेंस इज C, रेजिस्टेंस इज R। तो अब हम लोग क्या करेंगे, R ऐसे दिखाएंगे, कैपेसिटेंस का कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऐसे दिखाएंगे, तो दोनों मिलकर के अल्टरनेटिंग वोल्टेज के क्रॉस नेट इंपीडेंस जो ऑफर करेंगे, इंपीडेंस को Z से डिनोट करते हैं, दिस इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इसको हम लोग वेक्टर एडिशन की तरह Z को लिख सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वेयर, और जो करंट होगा वो इसके लॉन्ग होगा और वोल्टेज इसके लॉन्ग लेते हैं। मतलब अब अगर करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस लिखना होगा कब, जब सर्किट में रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों है तब, तो अब वो फेज डिफरेंस 90 डिग्री नहीं रहेगा, अब वो फेज डिफरेंस इतना रहेगा, इसको फेज फैक्टर बोलते हैं। तो अगर वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी तो करंट का फेज हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई। तो दो चीजें निकालने के लिए कहेंगे आपको, एक कहेंगे कि नेट इंपीडेंस सर्किट का बताइए, तो ये बता देना है
दूसरी चीज बोलेंगे करंट का आप एक्सप्रेशन कैसा होगा इंस्टेंटेनियस करंट का, वो बताइए। तो वो हो जाएगा E0 बाई जेड, जेड इज अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस 1 बाई ओमेगा सी होल स्क्वेयर, और साइन ओमेगा टी नहीं, साइन ओमेगा टी और इस तरफ है तो प्लस फाई, और रेजिस्टेंस वाले लाइन के नीचे रहता तो माइनस फाई। और अगर कहेंगे कि फेज डिफरेंस बताइए करंट और वोल्टेज के बीच, करंट फेज में वोल्टेज से कितना लीड कर रहा है, तो आप tan फाई निकाल ले सकते हैं यहाँ से। tan फाई फेज फैक्टर बताने को बोलेंगे तो P अपॉन बी, तो 1 बाई ओमेगा सी आर, तो फाई हो जाएगा tan इनवर्स 1 बाई ओमेगा सी आर। और आपको पीक करंट बताने बोलेंगे तो पीक करंट हो जाएगा E0 बाई अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस 1 बाई ओमेगा सी होल स्क्वेयर। तो करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस बता सकते हैं, या इसी को फेज फैक्टर बोलते हैं, आप वो बता सकते हैं, पीक करंट बता सकते हैं, इम्पीडेंस बता सकते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बता सकते हैं, और इंस्टेंटेनियस करंट का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं अगर अप्लाइड वोल्टेज ऐसा है तब। ये सारी बातें कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग कहें एन ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट, ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट containing a resistor and an inductor। तो एक रेजिस्टर है, एक इंडक्टर है, और इसके क्रॉस हम लोगों ने एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सोर्स जोड़ रखा है। E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ये R है और ये L है। तो यहाँ भी वही सारी चीज़ें हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले R ऐसा दिखाएंगे, ओमेगा L ऐसा दिखाएंगे, बिकॉज ये नीचे दिखाया जाता है 90 डिग्री लैग करता है, और नेट इम्पीडेंस सर्किट का जो होगा वो ऐसा होगा Z, और ये अगर फाई है तो नेट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वेयर, और इंस्टेंटेनियस करंट हो जाएगा E0 बाई Z का मतलब अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल होल स्क्वेयर साइन ओमेगा टी माइनस फाई, और पीक करंट का एक्सप्रेशन हो जाएगा E0 बाई अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वेयर। और फेज फैक्टर आप बता सकते हैं यहाँ से tan फाई, वो हो जाएगा ओमेगा एल बाई आर, तो फाई हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर, ऐसा। तो इसी तरह से अगर एल, सी और आर ये तीनों सर्किट एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं आपके सर्किट में, देन व्हाट विल हैपन, एन एसी सर्किट containing resistor, inductor and capacitor all. Then how can we do? इसमें भी वही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी कि आप सर्किट का नेट इम्पीडेंस बताइए, फेज फैक्टर बताइए, आप पीक करंट का वैल्यू बताइए, जो रिजल्टिंग करंट होगा वो अप्लाइड वोल्टेज से फेज में लीड करेगा, लैग करेगा, कितना से लीड करेगा, लैग करेगा, ये सारी बातें ही निकालने के लिए कही जाएगी। और जैसे बाकी के दो सर्किट्स में हम लोगों ने किया वैसे ही
यहाँ भी हम लोग करेंगे। सो एन ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट containing a resistor and inductor and a capacitor in series, इसी को हम लोग सीरीज LCR सर्किट भी बोलते हैं, सीरीज LCR सर्किट। तो देखिए एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टर है, तीनों सर्किट एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, L, C और R तीनों प्रेजेंट हैं, एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड हैं और इनके क्रॉस एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया गया है इस तरह का, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। तो पहले आप डिफरेंट सर्किट एलिमेंट्स के द्वारा ऑफर किए गए रेजिस्टेंसेस को दिखा दें। तो R इधर होगा, R ऐसा होगा, 1/ωc ऐसा होगा और ωL ऐसा होगा। तो नेट इम्पीडेंस ये बड़ा है कि ये बड़ा है, उससे नेट इम्पीडेंस को फर्क नहीं पड़ना है, इसलिए कि अगर ये ज़्यादा होगा और ये कम होगा तो नेट इम्पीडेंस हो जाएगा √R² + 1/ωc - ωL होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव निगेटिव से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ेगा फेज का। अगर ये ज़्यादा होगा ये कम होगा तो करंट का फेज वोल्टेज के फेज से लीड करेगा, और अगर ये ज़्यादा होगा ये कम होगा तो नेट इम्पीडेंस इधर आ जाएगी और तब करंट का फेज वोल्टेज के फेज से उतना लैग करेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नेट इम्पीडेंस जो सर्किट का आएगा उसको हम लोग लिख सकते हैं √R² + 1/ωc - ωL का होल स्क्वायर। और करंट का एक्सप्रेशन हम लोग लिखेंगे E0/Z। Z का मतलब √R² + 1/ωc - ωL का होल स्क्वायर साइन ωt + फाई, कब, इफ 1/ωc is greater than ωL and I is equal to E0/√R² + 1/ωc - ωL होल स्क्वायर साइन ωt - फाई इफ ωL is greater than 1/ωc। और पीक करंट कितना होगा, व्हाट विल बी द पीक करंट, तो पीक करंट विल बी E0/√R² + 1/ωc - ωL होल स्क्वायर। तो नेट इम्पीडेंस पूछा जाए, पीक करंट पूछा जाए, इंस्टेंटेनियस करंट का एक्सप्रेशन पूछा जाए, और अगर फेज फैक्टर पूछा जाए तो जैसे हम लोग मान लेते हैं कि 1/ωc इज ग्रेटर देन ωL, तो R इधर हो जाएगा और 1/ωc - ωL ऐसा हो जाएगा। तो नेट इम्पीडेंस विल बी दिस Z एंड दिस विल बी फाई। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं tan phi कितना हो जाएगा, तो 1/ωc - ωL/R। तो phi इस तरह से फेज फैक्टर भी निकाल लेंगे, 1/ωc - ωL/R
tan इनवर्स इतना हो जाएगा phi इज इक्वल टू। तो इस तरह से ये सारी बातें हम लोग कर सकते हैं। आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। अगले लेक्चर में 5 मिनट हम लोग इस LCR सीरीज सर्किट के कॉन्टेक्स्ट में कुछ डिस्कशन और करेंगे और पावर इन AC सर्किट्स की बात करेंगे और उसके बाद हम लोग AC सर्किट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।